हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन होता है प्रोसेस टू रिड्यूस रिडंडेंसी। अब ये होता है ना कि रिडंडेंसी क्या है। तो ये रिडंडेंसी होता है अननेसेसरी रिपीटिशन ऑफ डेटा। तो इसी बात को मैं लिख देती हूँ, अननेसेसरी रिपीटिशन ऑफ डेटा। तो यानी कि डेटा का बार बार रिपीटेशन होता है ना, इस प्रोसेस को रिड्यूस किया जाता है विद हेल्प ऑफ मेथड कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन के पहले क्या होता था ना कि इसमें बहुत सारे एनोमलीज होते हैं। जैसे कि हो गया है मेरा अपडेशन एनोमली, अपडेट एनोमली, और नेक्स्ट हो गया हमारा डिलीशन एनोमली। नेक्स्ट हो गया हमारा इंसर्शन एनोमली। तो ये बहुत सारे ये सारे एनोमलीज हैं एंड वी आर गेटिंग रिडंडेंसी बिकॉज ऑफ दैट। मतलब रिडंडेंसी मीन्स क्या है? सेम अननेसेसरी रिपीटिशन ऑफ डेटा। सो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं ना कि एक मेथड यूज़ करते हैं जो कि होता है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन मतलब ये एक डिफिनीशन हो गया और इसके अंदर ना आता है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल क्या फॉर्म क्या होता है ना कि ये जो मेरा एक होता है ये जो नॉर्मलाइजेशन करते हैं हम लोग विथ हेल्प ऑफ नॉर्मल फॉर्म करते हैं। तो जो नॉर्मल फॉर्म होता है ना, ये होता है सेट ऑफ रूल्स होता है टू रिड्यूस रिडंडेंसी। यानी कि नॉर्मलाइजेशन ये एक होल प्रोसेस हुआ जिसमें नॉर्मल फॉर्म के हेल्प से हम डेटा की रिडंडेंसी यानी कि अननेसेसरी रिपीटिशन ऑफ डेटा को रिड्यूस कर रहे हैं। और ये नॉर्मल फॉर्म होता है सेट ऑफ रूल्स टू रिड्यूस रिडंडेंसी। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे आज के वीडियो में? हम देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट, देखेंगे कि ये जो होता है नॉर्मल फॉर्म क्या है। देन हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म के बारे में, देखेंगे क्या क्या इसका टाइप होता है। नॉर्मल फॉर्म टाइप जैसे कि 1NF हो गया, 2NF हो गया, 3NF हो गया, BCNF हो गया, 4NF, 5NF, बहुत सारे टाइप के होते हैं। बट हम इसमें जो हमारे स्पेसिफिक जो यूनिवर्सिटी लेवल है, जो UGC नेट लेवल है, गेट लेवल है, या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, उसमें मेनली ये 4 टाइप का ज़्यादा आता है कि 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF। तो और इसका हम लोग उसके बाद डिकम्पोजिशन देखेंगे कि इसको डिकम्पोज कैसे करें। यानी कि अगर कोई पहले से कोई हमारा जो डेटा है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है तो उसको कैसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में बनाना है। अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उससे आगे कैसे इसको डिकम्पोज करके नेक्स्ट इसमें नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। फिर थोड़ा सा उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन साइमल्टेनियसली देखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हम लोग। तो स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, तो मैं यहाँ एक लाइन लगा देती हूँ। ये हो गया मेरा नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म ये होता है सेट ऑफ रूल्स विच आर यूज टू रिड्यूस redundancy, विच मैं ये लिख देती हूँ, यूज टू रिड्यूस redundancy मीन्स अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ डेटा। तो ये हो गया अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ डेटा। अब इसके जो जो टाइप होते हैं, ये हो गया मेरा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। 1NF मीन्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा 2NF, 2NF मीन्स सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। फिर है हमारा 3NF, 3NF मीन्स थर्ड नॉर्मल फॉर्म। और नेक्स्ट है हमारा BCNF। तो ये जो चार हम लोग ये मेन इसलिए पढ़ते हैं ना ये चारों, क्योंकि इसमें ना ये अब तक ये लॉसलेस भी होता है और यहाँ तक और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होता है। यानी कि इसके बाद आगे यानी कि सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए आगे जो 4NF 5NF है ना, वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए। तो पहले हम ये देखेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देख रहे होंगे। तो ये इसका मतलब जो होता है ना, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि एवरी हायर नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाई लोअर नॉर्मल फॉर्म। यानी कि एवरी
हायर नॉर्मल फॉर्म, हायर नॉर्मल फॉर्म क्या हो गया, ये 2NF 3NF BCNF, every higher normal form satisfy lower नॉर्मल फॉर्म। इसका मतलब हो गया ना कि अगर कोई जो हमारा रिलेशन है वो BCNF है, ये बाय डिफॉल्ट है कि वो 3NF में भी होगा, 2NF में भी होगा और 1NF में होगा। हायर नॉर्मल फॉर्म ये वाला जो है लोएस्ट नॉर्मल फॉर्म है, देन इससे हायर सेकंड है, देन उससे हाईएस्ट थर्ड है, देन इससे हाईएस्ट BCNF है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर कोई डेटा BCNF में है तो ऑब्वियसली वो ये तीनों नॉर्मल फॉर्म में होगा। अगर कोई डेटा 3 नॉर्मल फॉर्म में है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होगा और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी होगा। अगर कोई डेटा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा ओनली। तो इसी बात, इसका मतलब ये हुआ कि इफ रिलेशन, कोई रिलेशन R है, ओके, इज इन 2NF, देन इट्स ऑलरेडी इज इन 1NF। ये हो गया मेरा 2NF जो है वो हायर नॉर्मल फॉर्म है और 1NF लोअर नॉर्मल फॉर्म है। सिमिलटेनियसली जो दूसरा हो गया हमारा, इफ रिलेशन R is in BCNF, that means it's already in 3NF। 3NF मीन्स ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई कर रहा है 2NF एंड 1NF को भी। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहले देखते हैं कि 1NF क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। 1NF यानी कि क्या हो गया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये हो गया हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में। अब इसके बारे में क्या होता है कि इसका डेफिनेशन पहले मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ कि अगर कोई रिलेशन R है, रिलेशन स्कीमा R is in 1NF if and only if R does not contain any multi-value attributes। और इसको सेकेंड फॉर्म में और क्या कर सकते हैं, सेकेंड इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है कि अगर कोई रिलेशन स्कीमा, इफ रिलेशन स्कीमा R is in 1NF if all attributes are atomic। अब इसका मतलब क्या हुआ ना कि इसका मतलब हुआ कि जैसे कि एग्जांपल लिख लेते हैं कि एक है हमारा रोल नंबर, ठीक है, और सेकंड हो गया हमारा नेम, और ये हो गया जस्ट एग्जांपल ईमेल, ठीक है। कुछ भी ऐसे मेरा ये सारे तीनों एट्रीब्यूट है। ये हमारा एक स्टूडेंट टेबल हो गया जिसमें नेम है एंड ईमेल ये है। अब मैं कहूँ कि रोल नंबर 1 है, उसका नेम ए है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर 2 मेल होता है लाइक a@gmail.com/k@gmail.com, पॉसिबिलिटी है कि किसी एक पर्सन का 2 ईमेल आईडी हो। तो ये जो रिलेशन है ना, ये हमारा अभी 1NF में नहीं होगा क्योंकि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ये एटॉमिक नहीं है। ये दोनों इसमें 2 पॉइंट आ रहे हैं यानी कि ये 2 वैल्यू है, तो ये एटॉमिक नहीं है। तो इसे हम लोग इसे 1NF में नहीं करेंगे, यानी कि ये 1NF को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसको 1NF में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे थोड़ा। तो ये जो मेरा टेबल होगा ना, जो हम पहले बनाते हैं ER डायग्राम, उसके बाद हमारा टेबल क्रिएट होता है, जो भी रूल सेटिस्फाई होता है उसके कारण वो 1NF में ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसको लाने के लिए सेम हम करेंगे, यहाँ पे करेंगे रोल नेम ईमेल। तो ये 1 था, उसके करस्पॉन्डिंग नेम ए था और 2 ईमेल था, a@gmail.com, देन अगेन 1 a k@gmail,
.com। अब यहाँ देखो कि क्या हो रहा है ना कि हमने क्या पढ़ा था डिफिनेशन में, अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ डेटा, बट यहाँ तो रिपीटेशन ऑफ डेटा हुआ। यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि ये हमारा टेबल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता था, तो ये यहाँ टेबल के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो आगे हम देखेंगे कि आगे कैसे करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ जैसे एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि अगर कोई रिलेशन आर है जिसकी एट्रीब्यूट है ए बी सी डी, ये सारे इसके एट्रीब्यूट हैं, और ये इसका क्लोजर सेट है, ए डिफाइन बी एंड बी डिफाइन सी। ओके, तो ए का क्लोजर कैसे आएगा, यहाँ क्लोजर फाइंड करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा ए बी सी। अब यहाँ क्या हो रहा है ना कि इसमें दो ही फंक्शन गिवन है, तो ए का क्लोजर मैंने फाइंड किया ए बी सी, सही है। तो ए कैंडिडेट की नहीं हो सकता है क्योंकि इससे हम लोग सारे एट्रीब्यूट रिलेशन आर के फाइंड नहीं कर रहे हैं, तो इसका कैंडिडेट की क्या होगा, मीन्स कि इसमें कैंडिडेट की फाइंड करना पड़ेगा। तो ए डी जो होगा, ए डी क्लोजर अगर मैं फाइंड करूँ तो इससे क्या होगा, सारे रिलेशन को हम लोग सेटिस्फाई करा पाते हैं, यानी कि सारे एट्रीब्यूट इसमें फाइंड हो रहे हैं। तो ये जो ए डी हो गया ना, तो कैंडिडेट की हो गया, यानी कि कैंडिडेट की जब हम फाइंड कर पाए किसी रिलेशन का, तब वो 1NF में होता है। सिंपल सा डिफिनेशन देखे तो ए डी क्या हो गया, यहाँ कैंडिडेट की हो गया। कैंडिडेट की क्या होता है, किसी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो कैंडिडेट की यहाँ हम फाइंड कर पा रहे हैं इस रिलेशन के लिए, तो ये वाला जो रिलेशन हो गया मेरा, वो हो गया 1NF में। तो इसके कारण क्या हो गया, देन रिलेशन आर इज इन 1NF, इसके कारण रिलेशन 1NF में हो गया। अब इसमें कुछ नोट होता है, मैं नोट लिखवा देती हूँ। यहाँ नोट ऐसा हो गया मेरा, नोट में लिख लो आप लोग कि इसमें जो होगा ना, डिफ़ॉल्ट जो होगा ना, RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज इन 1NF। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें 1NF चेक नहीं करना होता है, लेकिन कभी कभी चेक करना होता है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये डिफ़ॉल्ट RDBMS जो होगा ना, वो 1NF में होगा। अब इसमें जो कैंडिडेट की इंश्योर करता है, क्योंकि इसमें देखो कैंडिडेट की हम फाइंड कर रहे थे, यहाँ सिर्फ एक क्लोजर के कारण कैंडिडेट की फाइंड नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने डी इसमें मिक्स किया और इसके कारण ए डी कैंडिडेट की हुआ। तो कैंडिडेट की इंश्योर करता है कि रिलेशन 1NF में हो, तो कैंडिडेट की इंश्योर्ड रिलेशन इन 1NF। अब जो 1NF में होता है ना, रिडंडेंसी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, मीन्स रिपीटेशन, डेटा का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे थे, यहाँ डेटा का रिपीटेशन हो रहा था, बट ये रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पहले सिंगल डेटा था, यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, 1 2 बार लिखना हो रहा है ए। ऐसे अगर हम एज्यूम करें कोई पर्सन है, जैसे कि बीटेक का ही ले लेते, बीटेक कर रहे हो आप लोग, उस केस में क्या हो रहा है कि एक सेमेस्टर की करस्पॉन्डिंग बार बार क्या करना होगा, रोल नंबर एंड नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, सब बहुत वेरियस टाइम रिपीट होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि 1NF रिडंडेंसी बहुत हाई होता है, रिडंडेंसी लेवल इज वेरी हाई। अब इसमें इसका अगर मैं एक रिलेशन लिखूं तो ये हो गया 1NF, इसमें सबसे ज़्यादा रिडंडेंसी होती है, लेकिन उससे लेस होता है 2NF में, देन उससे लेस होता है 3NF में, देन उससे लेस होता है BCNF में। अब इसके लिए हम क्या देखते हैं ना कि यहाँ तक हो गया मेरा 1NF, ये हो गया हमारा 1NF में। अभी तक हमने क्या देखा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है रिमूविंग रिडंडेंसी, मीन्स अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ डेटा का। इसमें हम देखेंगे कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को अगर हमें पता हो, उस रूल्स के करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं। इसमें तो इसमें कुछ 3 केसेस होते हैं जो 2NF, 3NF एंड BCNF के लिए होता है। तो पॉसिबल, वही देख लेते हैं, पॉसिबल, नन,
ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी which create redundancy. तो इसमें कुछ इसके केस होते हैं, डिफरेंट केस होते हैं। तो कौन से जो पॉसिबल नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी है आंसर, उस केस को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम लेते हैं केस 1। तो इसमें 3 केस होता है। तो केस 1 क्या होता है कि प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से अगर हम फाइंड करें नन की या नन प्राइम एट्रीब्यूट आंसर, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, तो ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड, जिससे हम फाइंड करेंगे नॉन की या फिर नन प्राइम एट्रीब्यूट, जिसको आप लोग नाम से जानते होंगे पार्शियल डिपेंडेंसी, जो कि 2NF में होता है, नन प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो ये हो गया केस 1। ये फर्स्ट हो गया मेरा पॉसिबल नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी जिसके कारण रिडंडेंसी होती है। तो ये इसके 3 केस हैं। तो केस 1 हो गया, देन केस 2। मैं 1 बाय 1 सारे को डिस्कस करूँगी। पहले एक बार केस बता देती हूँ क्या होता है। आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। इस 3 पॉइंट को याद रखोगे आप लोग, तीनों केस को, तो सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। कौन से फंक्शन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, कौन से फंक्शन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, कौन से थर्ड, और कैसे BCNF में है। सेकेंड है हमारा नॉन की एट्रीब्यूट से हम फाइंड करेंगे नॉन की एट्रीब्यूट से हम फाइंड कर रहे हैं अगेन नॉन की एट्रीब्यूट, सेम वही है, नॉन प्राइम नॉन की सेम है, नॉन की एट्रीब्यूट्स। तो ये हो गया मेरा केस 2। देन केस 3 में क्या है हमारा कि प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से हम फाइंड करेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर कैंडिडेट की, यानी कि दोनों डिफरेंट कैंडिडेट की होना चाहिए। प्रॉपर सबसेट ऑफ वन कैंडिडेट की को शॉर्ट में मैं CD लिख देती हूँ, CDK कर देती हूँ। प्रॉपर सबसेट ऑफ वन कैंडिडेट की से हम लोग फाइंड करेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर कैंडिडेट की, यानी कि 2 डिफरेंट कैंडिडेट की से हम लोग, एक दूसरा है कैंडिडेट की, उसके सबसेट से हम फाइंड कर रहे हैं दूसरे प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर कैंडिडेट की। अब ये हो गया मेरा कि जिसके कारण रिडंडेंसी होती है, जिसमें 3 केस है। एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन डिपेंडेंसी विच डज नॉट क्रिएट रिडंडेंसी। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी does not create redundancy। अब पहला जो हमने डिस्कस किया उसमें क्या था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी जो क्रिएट कर रहा था ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, जिसके कारण रिडंडेंसी क्रिएट हो रही थी। और इस केस में क्या हो रहा है कि रिडंडेंसी क्रिएट नहीं हो रही है। तो एक हो गया अगर ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी हो, सिर्फ ट्रिवियल हो, ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, उस केस में रिडंडेंसी क्रिएट नहीं होगी। और सेकंड होगा कि अगर x डेराइव y है और ये जो x है ना वो डिटर्मिनेंट ऑफ सुपर की हो, या फिर ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ सुपर की का दोनों पार्ट हो, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ सुपर की का। इस केस में हमारा क्या होता है, लिख देती हूँ एवरी डिटर्मिनेंट ऑफ सुपर की। तो इसके कारण हमारी रिडंडेंसी क्रिएट नहीं होती है। तो चलिए जो हमने तीनों केस को डिस्कस लिखा है ना यहाँ, केस 1 केस 2 केस 3, तीनों केस को डिस्कस कर लेते हैं। यही है हमारा जो पहला है, ये हो गया मेरा पार्शियल डिपेंडेंसी।
पार्ट्स इसमें 2NF में होता है, ये 3NF के लिए होता है, ये BCNF चेक करते हैं इसके कारण। अगर ये प्रॉब्लम अवेलेबल होगी, अगर प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से अगर हम फाइंड करेंगे नन की या प्राइम्ड एट्रीब्यूट, इस केस में जो मेरा टेबल होगा, जो रिलेशन होगा, वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। सेम अगर नॉन की एट्रीब्यूट से डिराइव होगा, नॉन की एट्रीब्यूट यानी कि ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, इस केस में 3NF में नहीं होगा, यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा वो। सेम इसके लिए है केस 3 के लिए। तो केस 1 को कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। तो इसमें केस 1 को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने देखा केस 1, इसमें क्या है ना कि इसको कहते हैं हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसी। अभी के लिए आप बस नाम याद रखो, आगे आपको वीडियोस में पता चलेगा कि कैसे पार्शियल डिपेंडेंसी, अभी के लिए सिर्फ नाम याद रखना है। क्योंकि ये फेमस टर्म होता है। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई रिलेशन है मेरा ABCDEF, ये सारे इसके एट्रीब्यूट हैं और इसमें हमारा ये दिया हुआ है, गिवन है इसके क्लोजर AB से C, C से DF एंड B से E। अब इस केस में मैं कहूँगी कैंडिडेट की फाइंड करना है, यानी कि ऐसा कि जो यूनिकली टपल को आइडेंटिफाई कर सके उसे कैंडिडेट की कहते हैं। तो इसका कैंडिडेट की हम फाइंड करेंगे। तो ये बहुत इजी है कि जैसे कि एग्जांपल ले लो, ए से क्या सारे डिराइव कर सकते हैं, ए का क्लोजर फाइंड करेंगे पहले फर्स्ट, और अगर उससे जितने भी इसमें गिवन एट्रीब्यूट है सारे फाइंड करने में हम एबल हैं तो हमारा कैंडिडेट की हो जाएगा। तो कैंडिडेट की इसका अगर फाइंड करें तो ये हमारा आएगा AB। तो कैंडिडेट की हो गया हमारा AB। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं। तो कैंडिडेट हमारा AB आया। अब ये जो AB है ना, इसका प्रॉपर सबसेट में आएगा या तो आइदर A एंड B, तो इससे हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। जैसा कि इसमें लिखा है, केस 1 में हमने लिखा था कि प्रॉपर सबसेट से। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर कैंडिडेट की ABC है, ठीक है, तो इसका जो आएगा मेरा प्रॉपर सबसेट AB BC CA। अब इसका प्रॉपर सबसेट AB BC CA भी हो सकता है, AB भी हो सकता है। ABC का प्रॉपर सबसेट सिंगल B भी हो सकता है, और ABC का प्रॉपर सबसेट AB BC CA, यानी कि सेम यहाँ B, इधर C, यहाँ C, यहाँ A, यानी कि सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ये होता है हमारा प्रॉपर सबसेट। अब ऐसा नहीं होगा कि हम इसमें अगर ये हमारा सिर्फ प्रॉपर सबसेट फाइंड करने का होता है। अगर यहाँ D है, यहाँ से अगर मैं D कर दूँ तो ये मेरा प्रॉपर सबसेट नहीं आ पाएगा। तो ये हो गया मेरा कि कैसे हम प्रॉपर सबसेट फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि हमारा केस 1 में है कि प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट किसी नन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब प्राइम एट्रीब्यूट उससे कहते हैं जैसे कि इसमें कैंडिडेट की AB है, तो प्राइम एट्रीब्यूट हो गया A एंड B। नन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया, अदर देन AB, मीन्स CDEF। मैं वो भी लिख देती हूँ कि ये प्राइम एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का पार्ट है, प्राइम एट्रीब्यूट हो गया A B, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स अदर देन AB, यानी कि AB को इस रिलेशन से क्रॉस करेंगे, यानी कि CDEF। तो ये हो गया CDEF। तो ये सारा। अब इसमें देखो क्या हो रहा है ना कि ये क्या इसमें अगर इसमें चेक करें कि क्या इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो यस, AB हमारा कैंडिडेट की है, AB से हम कोई भी रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, तो ये वाला तो कैंडिडेट की है, AB इसमें कोई रिलेशन नहीं है। C प्रॉपर सबसेट नहीं है, बट ड्यू टू दिस इज नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज here it is written as B derive E. That means B is proper subset and E is non-prime attribute. See in case 1 what we have discussed, proper subset of candidate की सिर्फ फाइंड कर रहे हैं, नॉन की either और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोथ आर सेम। तो थोड़ा सा हम केस 2 देख लेते हैं, फिर 2NF 3NF देखेंगे। पहले सारे केस को डिस्कस कर लेते हैं। अभी सिर्फ आप लोग केस समझो, आगे हम सब देखेंगे। बस जो 3 केस गिवन है वो सारे केस सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसमें फिर आ गया हमारा केस 2।
अब केस 2 क्या है, इसमें इसका केस 2 जिसका पार्ट है ना उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब सिर्फ नेम याद रखना है, आगे हम देखेंगे। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई रिलेशन है जिसमें ए बी सी ये तीनों एट्रीब्यूट हैं और ये हमारा इसके रिलेशन गिवन है ए डिराइव बी, बी डिराइव सी। अब इसमें क्या है, फिर अगेन हम फाइंड करेंगे कि कैंडिडेट की क्या है इसमें। तो इसमें कैंडिडेट की है वैसा जिससे हम लोग सारे को फाइंड करें, यानी कि एक एक का क्लोजर फाइंड करेंगे और ऐसा मिनिमल होना चाहिए एट्रीब्यूट जिससे हम सारे एट्रीब्यूट को फाइंड कर सकें। तो कैंडिडेट की होगा इसमें ए, कैंडिडेट की हो गया ए, यानी कि ए का अगर हम क्लोजर फाइंड करते हैं तो ए से बी, यानी कि ए से ऑब्वियसली सेल्फ डिफाइन हो सकता है, देन ए से बी हो सकता है, देन बी से सी होता है, यानी कि हम इसमें सारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं जितने भी एट्रीब्यूट हैं। तो ये हवाला हमारा हो गया, ए हो गया मेरा कैंडिडेट की। अब ये देखो कैंडिडेट की है, यानी कि इसमें कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, यानी कि जो बी है वो नन की है, सी भी नन की है, यानी कि क्या हो रहा है कि बी डिराइव सी, यानी कि ये हो गया नॉन ई और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन की। अभी हमने देखा कि नॉन की क्या होता है या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन की है। तो कैंडिडेट की ए है मीन्स बी सी दोनों कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, यानी कि दोनों नॉन की है। तो नॉन की डिराइव नॉन की, ये हमारा केस 2 है जिसको हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी कहते हैं। अब केस 3 को डिस्कस कर लेते हैं। केस 3 क्या है, अगर ये तीनों केस पता होगा क्लियरली इसमें डिफ्रेंशिएट होगा। पूरे नॉर्मलाइजेशन में ये सिर्फ 3 केस ही हैं। 3 केस से कैसे 2NF 3NF BCNF इसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो केस 3 हो गया हमारा। अब इसके लिए क्या करते हैं ना कि एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमारा रिलेशन है जिसमें एट्रीब्यूट है A B C D, ये सारे एट्रीब्यूट है और इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है ए बी से सी डी फाइंड कर रहे हैं, देन डी से ए फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें आप फाइंड करेंगे कि कैंडिडेट की क्या है। तो इसमें कैंडिडेट की फाइंड करेंगे, कैंडिडेट की को मैं सी डी से डिनोट कर देती हूँ। तो इसमें कैंडिडेट की एक हो गया ए बी, सेकेंड आ जाएगा हमारा डी बी। कैसे, ए बी से सी डी फाइंड कर रहे हैं, यानी कि ये 4 एट्रीब्यूट फाइंड कर सकते हैं ए बी से। देन अगेन डी से ए डिराइव हो रहा है और बी तो हमने लिया ही है, यानी कि ए बी सी डी सब डिराइव हो पा रहा है, इसलिए ए बी एंड डी बी दोनों बोथ आर कैंडिडेट की। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि दोनों कैंडिडेट की है। तो हमने केस 3 में क्या देखा था यहाँ कि प्रॉपर सबसेट ऑफ वन कैंडिडेट की डिराइव कर रहा है प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर कैंडिडेट की। तो यहाँ देखिए कि ये जो डी है वो इस कैंडिडेट की का पार्ट है। प्रॉपर सबसेट ऑफ वन कैंडिडेट की डिराइव प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर कैंडिडेट की। तो ये केस 3 में था। अब आपको ऐसा डाउट हो सकता है कि अगर दोनों सेम कैंडिडेट की का पार्ट हो तो, जैसे कि यू अगर दोनों सेम कैंडिडेट का पार्ट हो तो क्या होगा, यानी कि ए डिराइव बी और बी डिराइव ए। इस केस में क्या हो रहा है ना कि दोनों अगर सेम का पार्ट होगा तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं होता है क्या, इधर या फिर इसमें नेक्स्ट केस हो सकता है कि हम लोग बी डिराइव डी करें या डी डिराइव बी करें। यानी कि इसमें क्या हुआ कि ए से बी डिराइव कर रहे हैं, बी से ए डिराइव करें, इसमें क्या हुआ बोथ आर पार्ट ऑफ सेम कैंडिडेट की। तो ये ए बी दोनों साथ में ऐसा कैंडिडेट की पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब आप समझ रहे हो कैसे हो रहा है। तो इसमें यही रूल है कि प्रॉपर सबसेट ऑफ वन कैंडिडेट की डिराइव प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर कैंडिडेट की। तो अगर ऐसा इसमें ये वाला प्रॉब्लम है तो केस 3 आएगा और ये BCNF में नहीं होगा। यही इसमें है कि इसमें क्या हुआ ना हमारा, एक बार सबका समरी देख लेते हैं कि 2NF के लिए क्या रूल है मेरा। 2NF के लिए रूल है कि 2NF अलाउ नहीं करता है केस 1 बट अलाउ केस 2 एंड केस 3। तो ये नॉट अलाउड केस 1, यानी कि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। नॉट अलाउ केस 1
but allow case 2 and case 3। अब 3NF जो है ना वो अलाउ करता है ये नॉट अलाउड केस 1 एंड केस 2। ऑब्वियसली जैसे हमने रिलेशन में देखा दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर। अगर कोई हायर नॉर्मल फॉर्म में है मीन्स वो लोअर नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाई होना चाहिए। नॉट अलाउ केस 1 एंड केस 2 बट अलाउ केस 3। अब BCNF का क्या है हमारा कि नॉट अलाउ ऑल केस 1 2 3 ऑल। नॉट अलाउड केस 1 केस 2 केस 3 ये तीनों के अलाउड नहीं करता है। अब BCNF का ऐसा मानना होता है ना कि इसमें 0% रिडंडेंसी होती है BCNF तक आते आते, यानी कि BCNF हैज़ 0% रिडंडेंसी, यानी कि अभी तक रिपीटेशन ऑफ डेटा नहीं रहता। अगर कोई हमारा रिलेशन स्कीमा है वो BCNF में है डैट मीन्स कि उसमें 0% रिडंडेंसी है, यानी कि रिपीटेशन ऑफ डेटा नहीं है। बट किस में, ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट के लिए सारा 4NF 5NF के से पढ़ेंगे जो कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, इसमें अभी तक 0% रिडंडेंसी होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म से। अभी तक बस इंट्रोडक्शन था, मैंने केस 1 केस 2 केस 3 तीनों को डिस्कस किया है। अब इस तीनों केस के हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे 2NF क्या होता है, देन उसका डिकम्पोजिशन एंड उसके बेस पे थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे। तो डिकम्पोजिशन लास्ट में देखेंगे, पहले हम कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF तीनों को देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। ये हो गया सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, इसको हम लोग 2NF लिखते हैं लेकिन इसका नाम है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब इसमें क्या है ना कि लेट R यानी कि रिलेशन R बी द रिलेशनल स्कीमा। तो R भी रिलेशनल स्कीमा, तो R इज इन 2NF। तो इसके लिए 2NF में होने के लिए ना इसे दो कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। इफ़ दो कंडीशन क्या है, तो पहला है R इज इन 1NF जो कि मस्ट है, मैंने बताया था कि अगर वो हायर नॉर्मल फॉर्म में है तो लोअर नॉर्मल फॉर्म ऑब्वियसली सेटिस्फाई होना चाहिए। और सेकेंड है R डज नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी, यानी कि फर्स्ट क्या है R इज इन 1NF एंड हमारा सेकेंड हो गया R does not contain any partial dependency। अब पार्शियल डिपेंडेंसी हमने देखा है कि क्या होता है कि प्रॉपर सबसेट ऑफ वन कैंडिडेट की से हम फाइंड करते हैं नॉन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इनकी थोड़ा सा देख लेते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी, ये हमने देखा था कि पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे होता है। तो इसको केस 1 में हमने डिस्कस किया था। केस 1 क्या था कि ये अगर मेरा प्रॉपर सबसेट हो, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, इससे हम फाइंड करेंगे नॉन की और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। कैंडिडेट की ये इसे डिराइव कर रहा है नॉन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को। तो ये हो गया मेरा पार्शियल डिपेंडेंसी, यानी कि क्या है, ये पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है, इसलिए इसे हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। पार्ट ऑफ कैंडिडेट की फाइंड कर रहे हैं नॉन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को। इस केस में हमारा रिपीटेशन ऑफ रिडंडेंसी ऑफ डेटा होता है। जैसे कि देख लेते हैं, एक हमारा एक रिलेशन है
जिसके एट्रीब्यूट हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये सारे इसके रिलेशन हैं। अब इसके फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है कि ए बी डिराइव कर रहा है सी को, सी डिराइव कर रहा है डी को एंड बी डिराइव कर रहा है ई को। तो इस केस में क्या हो रहा है कि पहले किसी को भी फाइंड करने के लिए हम पहले फाइंड करेंगे कैंडिडेट की, उसे अगर चेक करना है कि कोई भी जो मेरा रिलेशन स्कीमा है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, तो इसका फर्स्ट मेथड है पहले हम फाइंड करेंगे किसी भी रिलेशन का कैंडिडेट की। इसका कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, इसका कैंडिडेट की होगा ए बी, तो कैंडिडेट की हो गया ए बी, तो कैंडिडेट की ए बी हो गया। अब जैसे कि इसमें हम फाइंड करेंगे तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ए एंड बी। तो चेक करते हैं ये जो तीनों हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है क्या ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ए बी इसका प्रॉपर सबसेट हो गया ए एंड बी। ये आपने डिस्क्रीट मैथ में पढ़ा होगा प्रॉपर सबसेट के बारे में। तो इसमें क्या हो गया ए बी, अब इसमें क्या हो रहा है ना कि ए बी से सी फाइंड हो रहा है इधर, तो इस केस में सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है ये वाला। अब ये सी से डी डिराइव हो रहा है, इसमें क्या है तो प्रॉपर सबसेट का पार्ट ही नहीं है तो इसको चेक नहीं करेंगे। अब देखो इसमें बी से ई डिराइव हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि बी प्रॉपर सबसेट है और ई नन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो जैसे हमने कैंडिडेट की फाइंड किया तो इसमें नन की या फिर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड करने का मेथड है कि जो ए बी आया उसे हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे और बाकी जितने एट्रीब्यूट बचे, जितने भी एट्रीब्यूट बचे वो सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे या फिर नॉन की हो जाएंगे। तो ये वाला जो है, जो ये वाला है इसके कारण सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो यानी कि ये वाला जो हमारा गिवन है रिलेशनल स्कीमा वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है ड्यू टू दिस बी डिराइव ई। इसका जैसे लिख लेती हूँ मैं, इसका हो गया नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यानी कि नॉन की दोनों से सेम ही कहते हैं। मैं एक दो का करके दिखा देती हूँ, आगे के लेक्चर में नहीं दिखाऊंगी। ये हो गया मेरा सी डी ई एफ जी एंड एच, यानी कि एच नहीं है, ओके एच नहीं है तो एच रिमूव कर देते हैं। तो ये सारा हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। तो नॉन प्राइम से हम डिराइव कर रहे हैं यानी कि पार्ट ऑफ कैंडिडेट की से हम डिराइव कर रहे हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो इसलिए ये वाला इसके कारण हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो चलिए आगे हम देखते हैं अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। तो ऐसे हम बस ये फाइंड करना सीखें कि इसके बेसिस पे कैसे कोई रिलेशन स्कीमा उसके फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन हो तो उसके बेसिस पे हम फाइंड करेंगे कि वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। तो अब थोड़ा सा थर्ड नॉर्मल फॉर्म आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कैसे इसको डिकम्पोजिशन करके नॉर्मल फॉर्म को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में बनाते हैं, सेकेंड फिर थर्ड को BCNF में चेंज करते हैं अगर वो रिलेशनल स्कीमा नहीं है तो। चलिए देखते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जिसको 3NF भी कहते हैं, ये है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब इसमें क्या होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कि अगर कोई रिलेशन स्कीमा R 3NF में होगा, इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन सेम जैसे पहले वाले में था कि इसमें क्या था, पहला कंडीशन हमारा था ना कि R इज इन 1NF, तो इसमें क्या होगा R शुड बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, देन ऑब्वियसली देन इट कैन बी 3। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें भी होगा R इज इन 2NF एंड सेकेंड कंडीशन है R डज नॉट कंटेन एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो चलिए देखते हैं कि रिलेशन स्कीमा R is in 3NF if पहला कंडीशन है R is in सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और सेकेंड कंडीशन है R does not contain any ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, जो हमने केस 2 में डिस्कस किया था।
इसको समझने के लिए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई मेरा रिलेशन आर है, ठीक है, इसके एट्रीब्यूट हैं ए बी एंड सी। अब इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, ए डिराइव बी, नेक्स्ट है बी डिराइव सी। ओके, अब इसको किसी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका कैंडिडेट की फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, ए कैंडिडेट की है, ठीक है, ए जैसे कैंडिडेट की है इसमें, तो ए से हम बी डिराइव कर रहे हैं, लेकिन बी से सी कर रहे हैं, तो ये हो गया ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। यानी कि इधर क्या था, इस हमारा हमने यहाँ केसेस जो देखे थे कि नॉन की ऐसे नॉन की एट्रीब्यूट अगर फाइंड करेंगे तो उसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये नॉन की है बी एंड उससे हम फाइंड कर रहे हैं नॉन की सी, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। बस सेम टाइम पे ये 2NF में है, क्योंकि इसका रिलेशन का है, अगर 3NF में होने के लिए वो 2NF में होना कंपलसरी है। तो ये 2NF में है बट ये 3NF में नहीं है, तो इसके कारण ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रही है, और इसके कारण 3NF में नहीं है, यानी कि रूल का वायलेशन हो रहा है, रूल जो हमारा केस 2 था। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब इसका क्या है ना कि ये अलाउ नहीं करता है बोथ केस को, 3NF में अगर है तो, यानी कि केस 1 को भी अलाउ नहीं करेगा, केस 2 को भी। अगर वो 3NF में है दैट मीन्स वो दोनों केस इसमें नहीं होना चाहिए। अब दोनों केस क्या था, हमारा केस जो 1 था वो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से हम डिराइव कर रहे थे नॉन की एट्रीब्यूट। सॉरी, तो कोई भी रिलेशन जो होगा वो 3NF में होगा इफ इट डज नॉट अलाउ बोथ केसेस। तो मेरा हो गया रिलेशन R इज इन 3NF यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट डज नॉट अलाउ बोथ केस मीन्स केस 1 केस 2। तो केस 1 क्या था हमारा, इसमें था प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से हम फाइंड कर रहे थे नॉन की एट्रीब्यूट, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से डिराइव हो रहा था नॉन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। केस सेकंड है हमारा कि नॉन की एट्रीब्यूट डिराइव कर रहा है नॉन की एट्रीब्यूट को, ये बोथ केस को अलाउ नहीं करेगा। नॉन की एट्रीब्यूट डिराइव कर रहा है नॉन की एट्रीब्यूट्स को, नहीं कि ये जो x डिराइव y है, तो ये हो गया जो लेफ्ट हैंड साइड है वो x है और जो राइट हैंड साइड है वो y है। तो इस केस में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि दोनों में क्या कॉमन है, हम राइट साइड में क्या, यहाँ तो चेंज हो रहा है बट राइट साइड में क्या, दोनों नॉन की एट्रीब्यूट है। तो अगर कोई 3NF में है मीन्स 3NF में होने के लिए क्या चाहिए, अगर राइट मतलब केस वाइज डिफाइन करते हैं कि अगर राइट साइड की हो जाए तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या। देखिए आप लोग ही इनसे, इसमें क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट है, ये भी नॉन की एट्रीब्यूट है। अगर राइट साइड की हो जाए तो ये रूल का वायलेशन नहीं होगा, यानी कि केस सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। उस केस में क्या होगा कि राइट साइड में अगर नॉन की जगह यानी कि प्राइम एट्रीब्यूट हो तो इस केस में 3NF में होगा ऑलवेज। तो इसमें 2 केस है 3NF में होने के लिए। पहला क्या होगा, जो y होगा ना वो प्राइम होना चाहिए, y अगर प्राइम हो तो, यानी कि 3 नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए कंडीशन क्या है, यानी कि y प्राइम हो या फिर की हो। एंड सेकंड है हमारा x हमारा सुपर की हो। सुपर की मीन्स की क्या हो गया कि कैंडिडेट की भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस दोनों में से कोई एक टाइम पे कोई एक सेटिस्फाई भी करता है तभी वो हमारा 3NF में होगा। ये देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक रिलेशन लेते हैं, एक रिलेशन R।
इसके एट्रीब्यूट हैं ए बी सी डी ई, और इसका फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए बी डिराइव सी डी एंड डी डिराइव ई। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है ना कि कैंडिडेट की पहले फाइंड करेंगे, तो इसमें कोई भी नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाई कराने के लिए पहले इसमें कैंडिडेट की फाइंड करेंगे। तो कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हो गया हमारा ए बी। अब इसमें क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट क्या है, जो ए बी के रहने के बाद, यानी कि ए बी के बाद जितने भी एट्रीब्यूट रिमेनिंग होंगे वो सारे नॉन की हो जाएंगे। तो नॉन की क्या हो गया, सी डी ई, ये सारे नॉन की है। इसमें क्या है, नॉन की डिराइव नॉन की, यानी कि ये 3NF में नहीं है। अब इसको 3NF में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको बस चेक करना पड़ेगा दो कंडीशन, कोई मतलब 3NF में इसको अगर बनाना है कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई करना होगा। तो कैसे चेक करेंगे, चेक करना हो अगर हमें 3NF में अगर x डिराइव कर रहा है y को, या आइदर x सुपर की हो और y प्राइम या की एट्रीब्यूट हो, यानी कि जितने भी इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होंगे सारे के रूल सेटिस्फाई करना चाहिए। इस केस में क्या हो रहा है कि पहला सुपर की है, ऑब्वियसली अगर वो कैंडिडेट की है ये वाला, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कैंडिडेट की से हम डिराइव कर रहे हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें चेक करेंगे क्या डी सुपर की नहीं, डी सुपर की नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। क्या ई प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं, तो वो प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है, यानी कि ये जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है उसमें नहीं है। अब हम लोग देखते हैं BCNF के बारे में। तो ये हो गया मेरा BCNF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट में कर दो इसका BCNF क्या होता है फुल फॉर्म। तो बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब कोई जो रिलेशन है ना वो BCNF में होगा इफ नॉट अलाउ ऑल 3 केसेस। जो सारे 3 केस हमने डिस्कस किए वो तीनों केस को ये अलाउ नहीं करेगा। यानी कि केस 1 जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था कि हमारा जो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की अगर डिराइव कर रहा है नॉन की को, या फिर अगर हमारा केस 2 क्या था कि नॉन की एट्रीब्यूट से नॉन की डिराइव कर रहे थे हम, नॉन की एट्रीब्यूट नॉन की एट्रीब्यूट डिराइव कर रहे थे। और थर्ड केस क्या था हमारा, केस थर्ड था प्रॉपर सबसेट ऑफ वन कैंडिडेट की से डिराइव कर रहे थे प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर कैंडिडेट की, सबसेट ऑफ वन कैंडिडेट की, यानी कि देखो यहाँ वन और अनदर यानी कि दो डिफरेंट कैंडिडेट की होना चाहिए, सेम में पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर कैंडिडेट की, ये तीनों केस सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, तभी कोई रिलेशन होगा वो BCNF में होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, R is in BCNF if not allowed all 3 cases। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि BCNF जो हो, BCNF इसमें एवरी नॉन ट्रिवियल जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा ना, मीन्स x टेंड्स टू y, वो सेटिस्फाई करेगा फॉलोइंग कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें क्या होना चाहिए कि ये एवरी नॉन ट्रिवियल
function dependency, that is x to y, satisfy the below given condition. इसमें x आइदर सुपर की हो, x इसमें क्या हो रहा है ना कि पहले हमने क्या देखा था कि इसमें नॉन की को चेंज कर दे रहे थे, तो वो इसको की बना रहे थे, जो राइट हैंड साइड में है एट्रीब्यूट उसे हम की में कन्वर्ट कर रहे थे। बट इसमें क्या है कि प्रॉपर सबसेट है, यानी कि इससे जो होना चाहिए ना सुपर की होना चाहिए, सुपर की विल डिराइव समथिंग देन ओनली दैट स्कीमा विल बी इन BCNF। तो ये x जो होता है ना, x से हम ले रहे हैं, अगर कोई फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन है तो x से डिराइव कर रहे हैं y, तो x को सुपर की होना चाहिए उस रिलेशन R का। अब इसमें एक रूल भी होता है कि अगर कोई रिलेशन है तो रिलेशन विथ ओनली टू attributes is always in BCNF। अगर किसी रिलेशन में सिर्फ 2 एट्रीब्यूट होंगे तो हमेशा BCNF में होगा, यानी कि BCNF का सिंपल सा कंडीशन है, इसमें जितने भी फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन होंगे x डिराइव समथिंग देन x शुड बी सुपर की। तो ये हो गया हमारा BCNF का, और ये है हमारा थर्ड NF। थर्ड होना चाहिए, इसमें 2 कंडीशन है, पहला x सुपर की हो तो ऑब्वियसली सुपर की हो, या फिर सेकेंड रूल क्या है प्राइम और की एट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी कि जो सुपर की वाला पार्ट है ना ये BCNF का है, यानी कि अगर कोई फंक्शन BCNF में है तो ऑब्वियसली वो 3NF में होगा, यानी कि अगर फर्स्ट पार्ट सेटिस्फाई करता है मीन्स कि वो BCNF में है तो ऑब्वियसली वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। और ये एक हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन है कि अगर y दोनों में से कोई एक कंडीशन एट ए टाइम पे सेटिस्फाई हो तो सही है, यानी कि y प्राइम एट्रीब्यूट हो या फिर x सुपर की हो। तो ये हमारा चेक करने का हो गया सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, और आपको बस ये 3 केसेस याद रखने हैं। और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में सिंपल सा काम आएगा कि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें बस एक ही रूल है कि प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की शुड नॉट फाइंड नॉन की और प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये हमारा तीनों का समरी हो गया। तो आगे के लेक्चर में हम इसका डिकम्पोजिशन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।